हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ। आज है थर्सडे 26 सितंबर और आज मैं आपके लिए 4 बड़ी स्टोरीज लाई हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रन डाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं बात करूंगी इंडिया के बैंकिंग सेक्टर के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे लेंडिंग बिजनेस, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ऑपरेट करती हैं। और आखिरी में हम बात करेंगे इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो चलिए आज की पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। अरुंधति भट्टाचार्य ने रिसेंटली सीएनबीसी के एक इंटरव्यू में एक इंटरेस्टिंग बात कही। आपको याद होगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मर हेड थी। तो जब वो कुछ कहती हैं लोग सुनते हैं, स्पेशली बैंक्स के बारे में। उन्होंने बताया कि इंडियन बैंक डिपॉजिट्स पर पहले जैसे रिलाई नहीं कर रहे। आजकल यंगर जनरेशन कैपिटल मार्केट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। उनके हिसाब से ये डिपॉजिट लेड बैंकिंग एरा का एंड हो सकता है। पर ये सिर्फ उनकी बात नहीं है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने भी ये कहा है कि लोग, स्पेशली रिटेल कस्टमर्स, अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इस वजह से लोग बैंक्स में कम पैसे रख रहे हैं। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब बैंक्स कुछ अनयूजुअल दिख रहे हैं। डिपॉजिट्स उतने फास्ट ग्रो नहीं हो रहे जितने लोन्स हो रहे हैं। पिछले 2 सालों में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 और फाइनेंशियल ईयर 24 में क्रेडिट 15% और 20% ग्रो हुआ, पर डिपॉजिट्स सिर्फ 9.6% और 13.5% ही ग्रो हुए। तो क्या लोग सच में बैंक से पैसे निकालकर स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं? और अगर हाँ, तो इसका लोन्स पर क्या असर पड़ेगा? आइए समझते हैं। सरफेस लेवल पर देखा जाए तो ये बात सही लगती है। अगर आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके सेविंग्स अकाउंट्स में नेचुरली कम पैसे होंगे। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। आपका पैसा आपके अकाउंट से निकलता है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो पैसे आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड के अकाउंट में चले जाते हैं। और अगर म्यूचुअल फंड स्टॉक खरीदता है तो पैसा सेलर के अकाउंट में से चला जाता है। मतलब पैसा बैंकिंग सिस्टम में ही रहता है पर दूसरे अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है। तो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पर टोटल बैंक डिपॉजिट्स कम नहीं हो रहे। पैसा बस इधर उधर मूव हो रहा है। लेकिन फिर भी डिपॉजिट लोन्स के कंपैरिजन में स्लो ग्रो कर रहे हैं। थोड़ा अजीब लगता है ना? तो क्या बैंक्स हमारे डिपॉजिट से लोन नहीं देते? बिल्कुल नहीं। बैंक्स को लोन देने के लिए आपके डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं होती। असल में लोन्स डिपॉजिट क्रिएट करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? मैं समझाती हूँ। जब बैंक लोन देता है तो वो कैश नहीं देता, वो सिंपली बोरोअर के अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट कर देता है। वो अमाउंट फिर डिपॉजिट के रूप में दिखाई देता है। असल में बैंक्स जब लोन देते हैं तो वो पैसे लिटरली क्रिएट करते हैं। तो नहीं, बैंक्स एक इंसान के डिपॉजिट से दूसरे को लोन नहीं देते, वो नया पैसा बना रहे होते हैं। आप सोच रहे होंगे, अगर बैंक्स ऐसे पैसा बना सकते हैं तो वो एंडलेस लोन्स क्यों नहीं देते? यहीं पर आरबीआई का रोल आता है, क्योंकि पैसे मोस्टली सिर्फ नंबर्स का खेल है। आरबीआई लिमिट सेट करता है। बैंक्स अपने टोटल एसेट्स का सिर्फ एक सर्टेन परसेंटेज ही लोन के रूप में दे सकते हैं। हर लोन के लिए उन्हें थोड़ा एक्चुअल पैसे साइड में रखने पड़ते हैं, कुछ कैश, कुछ आरबीआई के पास और कुछ दूसरे बैंक्स के साथ, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर सकें। ये चीज़ों को कंट्रोल में रखता है और बैंक्स को एक्सेसिव लोन्स देने से रोकता है। वो इन्फिनाइट पैसे नहीं बना सकते क्योंकि उन्हें रियल कैश या एसेट्स रखने पड़ते हैं अपने बैकअप के लिए। एचडीएफसी बैंक को ही ले लो। अगर आप उनकी बैलेंस शीट देखोगे तो एक साइड पर होंगे लोन्स जो एडवांसेस कहलाते हैं, और दूसरी साइड पर आपको कैश, आरबीआई के साथ बैलेंसेस और दूसरे बैंक्स के साथ बैलेंसेस दिखेंगे। ये उनकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस है जो उन्हें लोन्स देने के लिए पे करनी पड़ती है। तो बैंक्स इन लोन्स के बैकअप के लिए एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से लेते हैं? उनके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। सबसे चीपेस्ट सोर्स आपका सेविंग्स अकाउंट। फिर वो फिक्स डिपॉजिट का यूज़ कर सकते हैं जो थोड़ा महंगा होता है। अगर उन्हें और पैसे चाहिए तो वो बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, मनी मार्केट्स में टैप कर सकते हैं या इक्विटी रेज कर सकते हैं। पर ये ऑप्शंस और भी महंगे होते हैं। और यही सबसे बड़ी टेंशन है। पैसा बैंकिंग सिस्टम से डिसअपियर नहीं हो रहा। बैंक्स के पास फंड्स खत्म नहीं हो रहे, लेकिन इतने सारे लोन्स देने के चक्कर में वो महंगे और लेस स्टेबल सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं ताकि आरबीआई की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें।
जितना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक्स के लिए उतना ही चीप पैसा जैसे सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करना मुश्किल हो रहा है। इससे उनका बिजनेस रिस्कियर और टफ हो गया है। तो जबकि इंडियंस अपने इन्वेस्टमेंट्स में स्मार्टर हो रहे हैं, बैंक्स को आपके पैसे का शेयर पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और ओवरऑल इसकी वजह से उनके लिए लोन्स देना एक्सपेंसिव हो रहा है। तो ये थी हमारी आज की पहली स्टोरी। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडिया, क्योंकि कुछ दिन पहले ये सामने आया कि कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विच इज एसएमईज के साथ थोड़ा शेडी काम कर रहे हैं। ये बैंकर्स कंपनीज की वैल्यूएशंस को इन्फ्लेट करके उनके ज़्यादा पैसे रेज करने का प्रॉमिस करते हैं, बस बदले में उस एक्स्ट्रा फंड से ये अपना हिस्सा लेते हैं। टिपिकल फीस तो 1 to 3% होती है, लेकिन इन अंडर द टेबल डील्स में बैंकर्स को 50% तक का कट मिल सकता है। ये प्रैक्टिस गुजरात और महाराष्ट्र से शुरू हुई और अब पूरे इंडिया में फैल रही है। समझो, एक कंपनी की असली वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपीस है। बैंकर आता है और कहता है हम आपको वैल्यूएशन 1000 करोड़ रुपीस या 2000 करोड़ रुपीस तक बढ़ा के दे सकते हैं। फिर ये बैंकर इन्वेस्टर से एक्स्ट्रा पैसे रेज करते हैं उस इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन के बेसिस पर और फिर एक्सेस फंड को कंपनी के साथ बांट लेते हैं। कंपनी को ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, बैंकर अपना बड़ा हिस्सा पॉकेट कर लेता है और इन्वेस्टर्स उनके हाथ ओवरप्राइस शेयर्स लगते हैं जो बाद में वैल्यू लूज कर देते हैं। सेबी जो मार्केट का रेगुलेटर है, इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी इन स्कीम्स के बारे में वार्न कर चुका है, लेकिन जब तक लोग समझते हैं तब तक नुकसान हो चुका होता है। पिछले साल ही एसएमईज ने आईपीओस के थ्रू 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा रेज किए हैं और जो पैसे एसएमई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पिछले 10 सालों में रेज हुए हैं उसका आधा तो पिछले 12 मंथ्स में ही हो गया है। ये मार्केट फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन कंसर्न्स भी बढ़ रहे हैं। एसएमई आईपीओ मार्केट को ओरिजिनली अच्छे इंटेंशंस के साथ बनाया गया था। इसका एम था कि छोटी कंपनीज को पैसे रेज करने का मौका मिले, क्योंकि रेगुलर आईपीओस काफ़ी एक्सपेंसिव और ब्यूरोक्रेटिक होते हैं। बैंक्स भी छोटी कंपनीज को लोन्स नहीं देते या फिर उनसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। 2012 में एनएसई और बीएसई ने स्पेशल प्लेटफॉर्म सेट किए ताकि एसएमईज इजीली पब्लिक जा सकें, लेकिन अब सब कुछ स्मूथ नहीं रहा। कुछ कंपनीज रिलैक्स रेगुलेशंस का फ़ायदा उठा रही हैं, जैसे वरेनियम क्लाउड का केस ही ले लो। 2022 में इस टेक कंपनी ने 33 करोड़ रुपीस रेज किए थ्रू एसएमई आईपीओ, ये बोलकर कि ये फंड उनके बिजनेस को ग्रो करेगा। लेकिन सेबी ने देखा कि ये पैसे क्वेश्चनेबल डील्स में गए। वरेनियम ने अपने कॉस्ट को इन्फ्लेट किया, पैसे इधर उधर मूव किए और इन्वेस्टर्स को गलत इन्फॉर्मेशन दी। सेबी को पता चला कि ये एक प्रॉब्लम है और इसलिए उन्होंने रूल्स टाइटन करना शुरू कर दिया। अब एनएसई ने एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है। एसएमई आईपीओस को पब्लिक होने से पहले पिछले 3 सालों से कम 2 सालों का पॉजिटिव कैश फ्लो दिखाना होगा। इसका एम है कि फाइनेंशियली वीक कंपनीज इन्वेस्टर्स का फायदा ना उठा पाए। सेबी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए भी रूल्स रिव्यू कर रहा है, जो पिछली बार 1992 में अपडेट हुए थे। सेबी चाहता है कि सिर्फ सीरियस और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैंकर्स आईपीओस हैंडल करें। फिलहाल मर्चेंट बैंकर्स को 5 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ चाहिए ऑपरेट करने के लिए। सेबी इस रिक्वायरमेंट को 50 करोड़ रुपीस तक बढ़ाना चाहती है, खासकर उन बैंकर्स के लिए जो बड़े डील्स हैंडल करते हैं। इसका एम ये है कि सिर्फ एक्सपीरियंस्ड और वेल फंडेड बैंकर्स पब्लिक इश्यूज हैंडल करें। सेबी ये भी चाहता है कि मर्चेंट बैंकर्स का काम रिस्ट्रिक्टेड हो। कुछ बैंकर्स लोन सिंडिकेशन और प्रोजेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज जैसी दूसरी बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। सेबी चाहता है कि ये बैंकर सिर्फ सिक्योरिटीज मार्केट पे फोकस करें ताकि इश्यूज अवॉइड हो सके। सेबी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करें, लेकिन एसएमईज के लिए पैसे रेज करना मुश्किल ना बनाएं। और अगर रूल्स ज़्यादा ही लूज होंगे तो और भी फ्रॉड इन्फ्लेटेड आईपीओस देखने को मिल सकते हैं। ये एक टफ बैलेंसिंग एक्ट है। सेबी के चेंजेस एसएमई रेगुलेशंस और मर्चेंट बैंकर ओवरसाइट को क्लीन करने के लिए एक अच्छा स्टेप है, लेकिन टाइम ही बताएगा कि सेबी सही बैलेंस ढूंढ पाता है या नहीं, जहां कंपनीज फेयरली पैसा रेज कर सकें और इन्वेस्टर्स भी सेफ रहें। जब ये नए रूल्स इंप्लीमेंट होंगे तो उम्मीद है कि इन्फ्लेटेड आईपीओस और शेडी डील्स कम देखने को मिलेंगी। सेबी एसएमई आईपीओ मार्केट को कंपनीज और इन्वेस्टर्स के लिए सेफर बनाना चाहता है। तब तक जो लोग इस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की हमारी सेकंड स्टोरी।
अब चलो बात करते हैं पर्सनल लोन्स और अनसिक्योर्ड लेंडिंग के आए रीसेंट स्लोडाउन के बारे में, जो NBFCs विच इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है। RBI विच इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना सितंबर बुलेटिन रिलीज किया और अब क्लियर है कि नए रेगुलेशंस की वजह से NBFC सेक्टर को काफ़ी प्रेशर फील हो रहा है। अनसिक्योर्ड लोन्स जो NBFC लोन्स का 26% हिस्सा है, उनमें काफ़ी स्टीप फॉल आया है। मिडिल लेयर NBFCs का ग्रोथ जो पहले 50% ईयर ऑन ईयर था, अब सिर्फ 10% पर आ गया है। ये ग्रेजुअल स्लो डाउन नहीं, एकदम से ब्रेक लगने वाली सिचुएशन है। लेकिन सिर्फ NBFCs ही नहीं, बैंक्स और फिनटेक कंपनीज भी रिटेल लेंडिंग में पीछे हट रही हैं। पर्सनल लोन ग्रोथ जो पहले 25% से ज़्यादा थी, अब लगभग 18% पर आ गई है। ट्रांस यूनियन सिबिल के हिसाब से जून 2024 तक पर्सनल लोन ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 3% बढ़े, जबकि पिछले साल यही ग्रोथ 36% थी। CRIF हाई मार्क भी ये नंबर्स कंफर्म करता है। बट इस स्लो डाउन का रीज़न क्या है? नवंबर 2023 में RBI ने कुछ रिटेल लोन कैटेगरीज पर बैंक्स और NBFCs के लिए रिस्क वेट्स बढ़ा दिए। ये डिसीजन अनसिक्योर्ड कंज्यूमर क्रेडिट के रैपिड ग्रोथ का कंट्रोल करने के लिए था। सिर्फ पर्सनल लोन्स ही नहीं, क्रेडिट कार्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी इम्पैक्ट हुई हैं। जून 2024 तक ये 30% गिर चुकी हैं। डिफॉल्ट रेट्स बढ़ने के कारण क्रेडिट कार्ड इशूअर्स को फंडिंग कॉस्ट में प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से वो नए कार्ड्स कम इशू कर रहे हैं और कुछ सेगमेंट्स में लिमिट्स और बेनिफिट्स भी रिड्यूस कर रहे हैं। जब पर्सनल लोन्स और कंज्यूमर क्रेडिट जैसे क्रेडिट कार्ड स्लो हो रहे हैं, कुछ एरियाज अभी भी ग्रो कर रहे हैं। RBI के डेटा के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर्स में क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है। रिटेल लेंडिंग का स्लो डाउन चल रहा है, लेकिन इन सेक्टर्स ने डिमांड को बनाए रखा है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइकिल फाइनली टर्न अराउंड कर रही है? एक और एरिया जो काफ़ी ग्रोथ देख रहा है वो है गोल्ड लोन्स, खासकर रूरल एरियाज में जहां लोगों के लिए एक फास्ट क्रेडिट ऑप्शन है। ये लोन्स अब लगभग 40% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं, जबकि अप्रैल में ये 15% के नीचे थे। मुथूट फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्ज मुथूट ने CNBC TV 18 को बताया कि अनसिक्योर्ड लोन्स जैसे कि पर्सनल और SME लोन्स मिलना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से लोग गोल्ड लोन्स प्रेफर कर रहे हैं। अब बात करते हैं डिफॉल्ट्स या डेलिक्वेंसीज की, जो अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट्स जैसे पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और माइक्रो फाइनेंस में प्रेशर दिखाने लगी हैं। CRIF हाई मार्क के अकॉर्डिंग सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स के 30 to 90 डे ओवरड्यू रेंज में डेलिक्वेंसीज बढ़ रही हैं। पर्सनल लोन डेलिक्वेंसीज स्टेबल हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड और स्मॉल टिकट लोन डिफॉल्ट्स ऊपर जा रहे हैं। ट्रांस यूनियन सिबिल क्रेडिट मार्केट इंडिकेटर भी ये हाईलाइट करता है कि क्रेडिट परफॉर्मेंस मोस्ट प्रोडक्ट्स के लिए इंप्रूव हुई है, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स में डेलिक्वेंसीज बढ़ती जा रही हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में अर्ली स्टेज डेलिक्वेंसीज में ज़्यादा शार्प राइज देखने को मिल रहा है। होम लोन्स जो ट्रेडिशनली सेफ माने जाते हैं, उनमें भी डेलिक्वेंसी रेट 2023 के 1.9% से 2024 में 2.3% तक बढ़ गया है। बट ये अभी भी हिस्टोरिकल एवरेजेस से नीचे है, लेकिन ये दिखाता है कि कुछ हाउसहोल्ड्स फाइनेंशियल प्रेशर्स में हैं। ये सब क्यों हो रहा है? हो सकता है कि इकोनॉमिक ट्रेंड्स जैसे इन्फ्लेशन, हायर इंटरेस्ट रेट्स और टाइट लिक्विडिटी की वजह से कंज्यूमर्स के लिए पेमेंट्स करना मुश्किल हो रहा है, खासकर अनसिक्योर्ड लेंडिंग सेगमेंट्स में। सिक्योर्ड लोन्स जैसे होम लोन्स और ऑटो लोन्स में भी डेलिक्वेंसीज थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न अनसिक्योर्ड लोन्स का है, क्योंकि ये नेचुरली ज़्यादा रिस्की होते हैं। हम स्लिपेजेस और राइट ऑफ्स भी देख रहे हैं इन सेगमेंट्स में, जो लेंडर्स को फ्यूचर में और कॉशियस बना सकते हैं। ऑटो लोन स्पेस में एक शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स हायर टिकट लोन्स। 20 लाख रुपीस से ज़्यादा के लोन्स की वैल्यू 2.8x और वॉल्यूम 3.2x ग्रो हो चुकी है सिंस 2020, जो ये सजेस्ट करता है कि कंज्यूमर्स अब ज़्यादा प्रीमियम व्हीकल्स प्रेफर कर रहे हैं। लेंडर्स भी नए बोरोवर्स से पीछे हट रहे हैं। ट्रांस यूनियन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग न्यू टू क्रेडिट कंज्यूमर्स का शेयर लोन ऑर्गेनाइजेशंस में रिकॉर्ड लो पे आ गया है। जून 2024 के क्वार्टर में ये सिर्फ 12% था, जबकि लास्ट ईयर ये 16% था। ये दिखाता है कि लेंडर्स अब उन लोगों को लोन्स देने से कतरा रहे हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, खासकर आज के इकोनॉमिक क्लाइमेट में। तो ये थी हमारी आज की लेंडिंग स्पेस की स्टोरी। तो चलो अब बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जो चुपचाप ग्रो हो रहा है पर ज़्यादा लोगों का जिस पे ध्यान नहीं जाता,
होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जब भी हम होम टेक्सटाइल्स के बारे में सोचते हैं, हमें सिर्फ बेडशीट्स और कर्टन्स याद आते हैं। लेकिन ये मार्केट काफ़ी बड़ी है और जितना सोचा था उससे तेज़ी से ग्रो कर रही है। सो लेट्स सी, सिनेरियो ये है कि 2022 में ग्लोबल होम टेक्सटाइल मार्केट की वैल्यू 12.2 थाउजेंड करोड़ डॉलर्स थी। अगले साल के एंड तक इसका 13.4 थाउजेंड करोड़ डॉलर्स तक पहुंचने का एस्टिमेट है और 2030 तक ये मार्केट 18.5 थाउजेंड करोड़ डॉलर्स तक बढ़ जाएगी। इन्वेस्टर्स ने भी अब इस पे अटेंशन देना शुरू कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि ग्रोथ क्यों हो रही है? सीधी बात है, लोग अपने घरों को सुंदर और कंफर्टेबल बनाने में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब से पैंडेमिक आया है, हम सब ज़्यादा टाइम घर पर ही बिता रहे हैं, तो लोग टाल्स, बेड लिनन्स और दूसरे एसेंशियल्स पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं ताकि उनका स्पेस स्टाइलिश और कंफर्टेबल हो सके। अब सोचो, कौन सी इंडस्ट्री होम टेक्सटाइल्स बनाने में सबसे आगे है? कोई सरप्राइज नहीं है, चाइना, जो 2.3 थाउजेंड करोड़ डॉलर्स के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। पर इंडिया के लिए एक अच्छी खबर ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स 570 करोड़ डॉलर्स के हैं और हम 8 to 10% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया में 6 बड़ी कंपनीज मार्केट का 65% शेयर कंट्रोल करती हैं और ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस के बावजूद ये कंपनीज अपनी पोजीशन मेंटेन कर रही हैं। कैसे? ये सब चाइना +1 स्ट्रैटेजी की वजह से हो रहा है। मैं समझाती हूँ। कोविड-19 के बाद कई कंट्रीज ने सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करने का सोचा ताकि चाइना पर ज़्यादा डिपेंड ना रहें। यहाँ पर इंडिया का रोल आया और हमने कुछ डिमांड अपनी तरफ खींच ली। लेकिन बात सिर्फ ऑल्टरनेटिव होने की नहीं है। इंडिया सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस कर रहा है। इको फ्रेंडली और ऑर्गेनिक होम टेक्सटाइल्स अब ट्रेंड में हैं और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी ग्रीन प्रोडक्ट्स बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। कॉटन, जो होम टेक्सटाइल्स के लिए रॉ मटेरियल है, काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहा है और फिर ईयर के एंड तक क्रैश हो गए। अभी प्राइसेस थोड़े स्टेबल हैं, लेकिन ये वॉलेटिलिटी मैन्युफैक्चरर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो रही है, जिनको अपना बिजनेस स्टेबल करना है। जब कॉटन प्राइसेस बढ़ते हैं तो कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स पर डायरेक्टली असर पड़ता है, स्पेशली उनके लिए जो कॉटन हैवी प्रोडक्ट्स जैसे बेड लिनन्स बनाते हैं। अब उम्मीद ये है कि इस साल कॉटन के प्राइसेस स्टेबल रहेंगे तो चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती हैं। और एक और चीज़ जो सबको इफेक्ट कर रही है वो है फ्रेट कॉस्ट्स। अगर आप हमारे अपडेट्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि शिपिंग कितनी महंगी हो गई है। हमने इसके बारे में अपने इंग्लिश डेली ब्रीफ में भी बात करी है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी शॉर्ट क्लिप्स शेयर करी हैं। तो जिन लोगों ने मिस किया उनके लिए क्विक रिकैप भी दे देते हैं। शिपिंग कॉस्ट ग्लोबल इश्यूज जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और स्विस कैनाल की टेंशन्स की वजह से काफ़ी बढ़ गई हैं, जो एशिया से यूरोप तक का मेजर रूट है। इन प्रॉब्लम्स की वजह से ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गए हैं और शिपिंग रूट्स लंबे हो गए हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट जोन्स को अवॉइड किया जा सके। इसलिए शिपिंग कॉस्ट जल्दी स्टेबलाइज होने की उम्मीद नहीं है। इंडियन होम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कुछ केसेस में 5x तक बढ़ गई हैं। तो जबकि डिमांड स्ट्रॉन्ग है और मार्केट में काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी है, ये सप्लाई चेन इश्यूज प्रॉफिट्स को स्क्वीज कर रहे हैं। शॉर्ट में होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टेडी राइज पे है, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स को कॉटन प्राइस वॉलेटिलिटी और शिपिंग कॉस्ट की वजह से काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सक्सेस मोस्टली इस बात पर डिपेंड करेगी कि कंपनीज इन ऑब्स्टेकल्स को कैसे हैंडल करेंगी। तो ये थी आज की हमारी लास्ट स्टोरी। अब आज का डेली ब्रीफ रैप करने से पहले कुछ टिडबिट्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1, स्विगी को सेबी से मोर देन 10,000 करोड़ रुपीस के आईपीओ के लिए अप्रूवल मिल गया है। इसमें से 30750 करोड़ रुपीस फ्रेश कैपिटल से रेस होंगे और अराउंड 6600 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल के थ्रू। ये मूव इंडिया के डिलीवरी मार्केट में काफ़ी हंगामा मचाएगा और स्विगी को जोमैटो के साथ सीधा कॉम्पिटिशन मिलाएगा। नंबर 2, सिंस आरबीआई ने गोल्ड लोन्स पर लगा बैन हटा दिया है, आईआईएफएल फाइनेंस 10,000 करोड़ रुपीस रेज करने की तैयारी कर रहा है बॉन्ड्स के थ्रू। कंपनी अपने फंडिंग सोर्सेज को एक्सपैंड कर रही है और एसएमई लोन्स और दूसरे बिजनेस एरियाज में भी जा रही है। नंबर 3, कोल्डप्ले कॉन्सर्ट टिकट्स के चक्कर में जो क्योस हुआ था, उसके बाद बुक माई शो और जोमैटो लाइव ने रीसेलर्स जैसे वियागोगो के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है। वो टिकट स्कैल्पिंग के खिलाफ कदम उठा रहे हैं ताकि कस्टमर्स को इन्फ्लेटेड प्राइसेस से बचा सके। नंबर 4, एयरटेल ने इंडिया का पहला AI पावर्ड नेटवर्क बेस्ड स्पैम डिटेक्शन सोल्यूशन लॉन्च किया है। ये सस्पेक्टेड स्पैम कॉल्स और मैसेजेस के लिए रियल टाइम अलर्ट्स देता है।
सिस्टम हर दिन बिलियंस ऑफ कॉल्स और मैसेजेस प्रोसेस करेगा और बिना किसी यूजर इन्वॉल्वमेंट के सिक्योरिटी को बूस्ट करेगा। नंबर 5, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के रोल को हाईलाइट किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को किराना स्टोर्स के साथ पार्टनर करना चाहिए ताकि सस्टेनेबल लास्ट माइल डिलीवरीज हो सकें, ओएनडीसी इनिशिएटिव के सपोर्ट के साथ। तो ये थी आज की हमारी बड़ी स्टोरीज। मैं हूं भव्या दुआ और ये था आज का डेली ब्रीफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।